तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिन्यू किया और कैसे हम वहीं रह गए। उन्होंने कहा अब तो तुमको नागरिकता लेनी होगी। हम दोनों को उन्होंने नागरिकता दे दी। हर मनुष्य के दिल में तो राम जी हैं, रामचरितमानस है, राम कथा है, रामायण है। लेकिन यदि सरकार भी उसको स्वीकृति देती है, मान्यता देती है, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत संतोष मिलेगा। अब आप सोचिए, एक 25-26 साल का नौजवान और उसको इस तरह का ऑफर मिले, वो भी बिना कुछ सोचे। कि मॉरिशस में एक प्रथा है कि शव को 24 घंटे से पहले नहीं जलाया जा सकता, उसको रखना होता है 24 घंटे। तो उन्होंने कहा रामायण के देश में महाभारत की बात कर रहे हो, अरे कुछ रामायण पे करो। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार, आत्मा की आवाज के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मित्रों, आज हमारे एपिसोड में एक ऐसी विदुषी महिला की बातचीत आप सुनने जा रहे हैं जिन्होंने भारत से दूर बाहर रहकर बहुत काम किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की रहने वाली हैं। 51 वर्ष पहले यहां से माइग्रेट करके, सही शब्द है या नहीं वो स्वयं बताएंगी, वो मॉरिशस चली गई। उसके बाद अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मॉरिशस में साहित्य की सेवा की। वहां पर बड़ा सेंटर, रामायण सेंटर, मतलब भगवान राम के नाम पर एक सेंटर जो संसद में विधेयक पारित होने के बाद बना, उसमें मदद की, साहित्य सर्जना की। लेकिन भारत को भूल नहीं पाई, बीच बीच में भारत आती रहती हैं। तो आज मित्रों आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं श्रीमती विनोद बाला अरुण जी से। विनोद बाला अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका आत्मा की आवाज में। और बातचीत आपसे बहुत दिलचस्प रहने वाली है, ये बात मुझे पता है। तो मैंने मॉरिशस की बात की, शुरुआत वहीं से करें। बड़ा सुंदर देश है, तो क्या उसके सौंदर्य से खींचे चले गए आप 51 वर्ष पहले, या कैसे जाना हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। पहली बात तो आपने सौंदर्य की। तो मार्क ट्वेन एक कवि हैं जिन्होंने कहा कि भगवान ने पहले मॉरिशस को बनाया और उसके बाद स्वर्ग को बनाया। यानी मॉरिशस स्वर्ग की अनुकृति है या स्वर्ग मॉरिशस की अनुकृति है, आप जो भी समझे। तो इतना सुंदर देश है। तो ये तो सौंदर्य की बात हुई, लेकिन सौंदर्य से खींचे हुए नहीं गए। ये सब परमात्मा की जो रचना है, परमात्मा ने जो विधान हमारे लिए बना के रखा है, ये सब कुछ उसी के निमित्त हुआ, बिना किसी योजना के सब कुछ हुआ। शायद भगवान ने हमारे लिए ये निर्धारित किया था कि हमारा जन्म स्थान तो भारत है, लेकिन हमारी कर्म भूमि मॉरिशस को बनना है। इसीलिए शायद उन्होंने कुछ ऐसी प्रेरणा दी मेरे पति को कि वो मॉरिशस पहुंचे। और वो बड़ी एक रोचक कथा है। हम चाहेंगे उस रोचक कथा को आप उतनी ही रोचकता के साथ बयान करें। ऐसा हुआ था कि सन 1973 में मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन, यानी आर्य समाज का सम्मेलन होने वाला था। और मेरे पति मूल रूप में पत्रकार थे, कई अखबारों से जुड़े हुए थे। तो रिपोर्टिंग करने के लिए उन्हें वहाँ भेजा गया 1973 के अगस्त महीने में। और वो तो गए थे पत्रकार के रूप में, उनका काम था केवल रिपोर्टिंग करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ और लिखा हुआ था। तो इसलिए एक कार्यक्रम में उनको 2-4 दिन में उनके कई मित्र बन गए। और कुछ लोगों ने कहा कि तुम 15 दिन हो यहाँ, एक कार्यक्रम है, चलो हमारे साथ। और वहाँ जब गए तो वहाँ शिक्षा मंत्री थे उस समय के। आपको मालूम होगा कि मॉरिशस 1968 में स्वतंत्र हुआ था, और अभी बहुत, मतलब स्वतंत्रता की बाल्यावस्था हम कह सकते हैं कि अभी अभी हुआ था, 4-5 साल पहले। तो इसलिए बहुत विकास हो रहा था, सबके मन में बहुत उत्साह था कि हर दिशा में प्रगति हो। तो जो शिक्षा मंत्री थे सरखेड़ जगत सिंह, उनके मन में एक परिकल्पना थी कि चूँकि मॉरिशस हिंदू बहुल देश है, इसलिए यहाँ पर हिंदी का एक समाचार पत्र प्रकाशित होना चाहिए। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे पति को बोलना नहीं था, लेकिन किसी ने उनका नाम लिया कि आप बोलिए, 5 मिनट अपनी कुछ बात रखिए। और चूँकि मेरे पति बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत ही बढ़िया ओरेटर, तो जब उन्होंने 5 मिनट बोला और जब आके बैठे, तो शिक्षा मंत्री ने उन्हें कहा कि मैं एक अखबार निकालना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके संपादक बनो।
अब आप सोचिए एक 25-26 साल का नौजवान और उसको इस तरह का ऑफर मिले, वो भी बिना कुछ सोचे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब देता हूँ, अभी अभी मेरी शादी हुई है तो मुझे पूछना आप पड़ेगा। कहाँ थी, मॉरिशस में ही या मैं भारत में थी, वो तो 15 दिन के लिए गए। तो बोले कि मैं पूछ के बताता हूँ। और आपको मालूम होगा कि उस ज़माने में 1973 में आप यदि ट्रंक कॉल मिलाएं तो पहले तो 10 घंटा 12 घंटा कब आपको कॉल मिलेगा उसका पता नहीं, और हेलो हेलो करते रहेंगे, बात हो नहीं कोई गाना पाएगी। है मेरे पिया गए रंगीन, वहां से किया तो है कम से टेलीफोन। कम तो वो टेलीफोन पे बात तो हो, हमारी तो जी। बात भी नहीं हो पा रही थी। अच्छा। और एक ही फ्लाइट थी, वो मुंबई के लिए थी, सप्ताह में एक बार, जी। इसलिए कोई चिट्ठी भी यदि भेजी जाए तो वो 15 दिन में मिलेगी, और तत्काल आप उत्तर देंगे तो भी 1 महीना लगेगा, आदान प्रदान तत्काल विचारों। बराबर 1 महीना। हाँ, तत्काल जी। बराबर 1 महीना। तो ये स्थिति थी। तो उन्होंने कहा मैं विचार करके बताता हूँ। और ऐसा हुआ कि उसके दूसरे दिन, मतलब ये शनिवार की बात है, और रविवार को एक और कार्यक्रम था, और उसमें प्रधानमंत्री गए हुए थे, चाचा राम गुलाम। उनको सब लोग चाचा कहते थे, जैसे यहाँ नेहरू जी को चाचा कहते थे, उसी तरह सर शिव सागर राम गुलाम को सब चाचा कहते थे प्यार से। तो वो प्रधानमंत्री वहाँ उस कार्यक्रम में थे, और हाई कमिश्नर थे उस समय जो थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो लोग वहाँ विशेष अतिथि के रूप में और सम्मानित अतिथि के रूप में थे। पता नहीं कैसे पहले 1 दिन पहले का भाषण सुन के लोगों को लगा कि अरुण जी को फिर बोलना चाहिए। फिर 5 मिनट उनको बोलने का जब मौका मिला और वो आके बैठे, तब तक चाचा राम गुलाम ने हाई कमिश्नर को बोला, ये लड़का तो बड़ा मेधावी लगता है, तो इसको बोलो कि ये मेरे समाचार पत्र का ये प्रधान संपादक बन जाए। तो जब आके बैठे अरुण जी, तो हाई कमिश्नर साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री की ऐसी इच्छा है। अब अरुण जी को तो काटो तो खून नहीं, कि अभी 1 दिन पहले शिक्षा मंत्री ने बोला है और उन्होंने कहा मैं विचार करके बताता हूँ, और आज फिर ये ऑफर मिल रहा, वो भी प्रधानमंत्री का। और गृह मंत्री भारत में था, तो निर्णय कैसे लेते? नहीं, ये बात नहीं थी। अच्छा। लेकिन यदि आप मुझे ये श्रेय दे रहे हैं तो जी। मैं स्वीकार करती हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा, बहुत दुविधा में पड़ गए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और उसके बाद उन्होंने जाके तुरंत उसी दिन वो शिक्षा मंत्री से मिलने गए और अपनी दुविधा बताई। तो शिक्षा मंत्री बहुत हंसे और बोले कि देखो, वो जो कह रहे हैं उसको चुपचाप स्वीकार करो, नहीं तो ना मेरी नौकरी बचेगी और ना तुम्हारी बचेगी। इसलिए यदि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके अखबार के आप संपादक बनो। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे पत्र लिखा और समझाया कि मतलब अच्छा है यदि मैं, और 3 साल के लिए बोल रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं, तो अच्छा रहेगा। तो मुझे भी लगा कि तो ठीक है। आपके पास चिट्ठी आई? चिट्ठी आई। ये 15 दिन को गए थे, कब तक रुके रहेंगे? तो फिर रोक लिया ना, उन्हें कहा कि हम आपको भेजेंगे ही नहीं। अब जाना ही नहीं है वापस? नहीं, तो आपको नहीं जाना। कपड़े लगते तो ले नहीं गए? अब जो भी थे तो कपड़े तो बन जाते हैं ना, कपड़े बनाने में कितने दिन लगते हैं। और तो आपको बुलवा लिया? मैं तो 8 महीने मुझे लग गए थे आने में। क्यों? अब मतलब पासपोर्ट बनवाओ और मन अपना तैयार करो, आना है कि नहीं आना है। तो मन में मैं बहुत पैम्पर्ड थी। क्या चल रहा था मन में? अब बताना मुश्किल है, मतलब लग रहा था याद कि करिए कि उस वक्त जब ये प्रपोजल आया कि भारत में अच्छा भी बहुत लगा। अच्छा ये लगा कि यदि प्रधानमंत्री ने खुद ऑफर दिया, गर्व हो रहा होगा अपने पति पर। हाँ, गर्व भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक मन में ये भी था कि पता नहीं, फियर ऑफ अननोन। हाँ, आप समझ रहे हैं कि एक थोड़ा लगता है ना कि क्या होने वाला है। जी, लेकिन खैर मैं गई फिर 1974 में। ये आपकी मॉरिशस जाने की रोचक यात्रा। मित्रों, आज हम आत्मा की आवाज में बात कर रहे हैं श्रीमती विनोद बाला अरुण जी से, जो मॉरिशस में रहती हैं 51 वर्षों से, और हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की उन्होंने, और भगवान राम पर, बल्कि लक्ष्मण जी पर भी आपने एक पुस्तक रची है। तो उसके बाद फिर वो संपादक बने वहाँ? हाँ, वो तुरंत संपादक बने। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने वहाँ रामायण सेंटर की स्थापना की। मैं उस पे आती हूँ, लेकिन पहले अखबार का बताऊं। हाँ जरूर। हाँ, यदि आप आज्ञा दें। हाँ जरूर। तो वो अखबार ऐसा था कि वो एक जनता अखबार था, जो पहले था, लेकिन वो बिल्कुल जैसे सुप्तावस्था में था।
तो उसका जीर्णोद्धार करना, उसे पुनः संपादित पुनर्जीवन प्रदान करना, करना, उसे जी, हाँ जी। उस काम में मेरे पति लगे और बहुत बढ़िया उसकी प्रतिक्रिया मिली। और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जब 3 साल पूरे हुए और अरुण जी ने कहा कि अब चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत को तुम्हारी कितनी आवश्यकता है नहीं मालूम, लेकिन मॉरिशस को तुम लोगों की बहुत आवश्यकता तुम है। लोगों का मतलब? तब तक वो मुझे भी थोड़ा जान गए थे। तो आप उन्होंने, भी कुछ अखबार में लिखती थी? हाँ, मैं अखबार में लिखती थी और जब कभी अरुण जी को कहीं विदेश यात्रा पर जाना होता था तो उस समय मैं ही संपादन करती थी, जबकि मैंने सीखा नहीं था, लेकिन कुछ रहा होगा कीड़ा, तो वो चूँकि मैं कर लेती थी और उनको पता चल, जब उनको जाना होता था तो चाचा पूछते थे कि अच्छा तुम जा रहे हो तो अखबार का क्या होगा, क्योंकि साप्ताहिक पत्र था। तो उन्होंने कहा कि उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि संभल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत स्नेह देते थे, बहुत अधिक स्नेह देते थे। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिन्यू किया और कैसे हम वहीं रह गए, उन्होंने कहा अब तो तुमको नागरिकता लेनी होगी। हम दोनों को उन्होंने नागरिकता दे दी और मैं एमजीआई में काम करने लगी, महात्मा गांधी संस्थान में। मैं वहाँ पे एजुकेटर बनी, मतलब शिक्षा अधिकारी बनी। और मैंने वहाँ 2 काम किए। एक तो हिंदी साहित्य को मैंने वहाँ स्थापित किया, क्योंकि हिंदी साहित्य एचएससी के सिलेबस में तो था, एचएससी मतलब हायर सेकेंडरी, लेकिन अभी वहाँ साहित्य पढ़ाने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ था। अब लोग जाने लगे थे भारत पढ़ने के लिए, मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए। तो मैंने वहाँ जो एचएससी में साहित्य का जो कोर्स था उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे संस्कृत भी पढ़ानी शुरू की। और इस तरह से मेरी ये वाली यात्रा धीरे धीरे आरंभ हुई और मैं अध्यापन से जुड़ी। पहले मैं शिक्षा अधिकारी बनी, उसके बाद मैं लेक्चरर बनी, फिर सीनियर लेक्चरर बनी। और इसी बीच में एक और बात हुई मेरे जीवन में। पहले मैं, आपने पूछा है तो अपने बारे में बता दूं कि मेरे जीवन में ये हुआ कि भारत और मॉरिशस दोनों सरकारों के संयुक्त तत्वावधान में एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी है, विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसकी प्रथम महासचिव बनी। तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसे मैंने पूरा किया। और इसी बीच में, उसके पहले ये रामायण सेंटर की स्थापना हुई, उसकी भी बड़ी रोचक कथा। क्या है वो रामायण सेंटर, कैसे बना? ऐसा है कि सब चमत्कार हैं जी। सारे चमत्कार हैं। क्यों हुए, कैसे हुए, इसका जवाब तो भगवान राम के पास है। अरुण जी ने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ा था। उनके प्रिय थे कबीर, संत कबीर को वो कोट करते थे। संत कबीर के, वे भी पता नहीं कैसे, वे भी बहुत बड़े भक्त थे और मैं भी। ना मैंने कभी तुलसी को पढ़ा था ना अरुण जी ने कभी तुलसीदास को पढ़ा था। जो हमारे कोर्स में थोड़ा थोड़ा प्रसंग था, परशुराम लक्ष्मण संवाद, मेरा ख्याल है मैंने उतना ही पढ़ा था तुलसीदास जी को, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा था। और 1982 में, चूँकि मैंने कहा ना अब देश धीरे धीरे स्वतंत्र हुआ था, चारों ओर से अब उसमें प्रगति हो रही थी। तो जो एमबीसी है, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो मॉरिशस का नेशनल रेडियो एंड टीवी सेंटर है, तो उसके जो चेयरमैन बने उस समय, उनको ये लगा कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रेडियो पर होना चाहिए। और अरुण जी उनके मित्र थे, वो बार बार उनको अखबार के माध्यम से उनको उनके लेख पढ़ते थे, उनका संपादकीय पढ़ते थे। और मैंने कहा ना, बहुत अच्छे ओरेटर थे, तो हर सैटरडे संडे को उनका कहीं ना कहीं भाषण तो होता ही था। कभी कोई संस्था बुला रही है, कभी कोई संस्था। तो वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अरुण जी से कहा कि देखो, मॉरिशस के रेडियो पर तुम एक कार्यक्रम करो और वो कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। तो अरुण जी ने कहा कि मैं करूँगा महाभारत पे। तो उन्होंने कहा, रामायण के देश में महाभारत की बात कर रहे हो, अरे कुछ रामायण पे करो। अरुण जी ने कहा, मैंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, मुझे बचपन से महाभारत पढ़ना अच्छा लगता था, उसमें इतनी अच्छी कथाएं हैं, श्री कृष्ण का वो वाला रूप है गीता वाला, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो मैं तो वही कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपको तो रामचरितमानस पे करना, और करना है ना, तो मुझे सुनना नहीं है।
अरुण जी ने रामचरितमानस खरीदा और मंथन नाम से हर गुरुवार को आधे घंटे का वो कार्यक्रम आता था और वो इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग 4 से 4:30 बजे शाम को वो कार्यक्रम आता था और लोग ऑफिस में रेडियो ले जाते थे सुनने के लिए और जो घर में लोग होते थे वो जैसे पूजा घर में लोग बैठ करके पूजा करते हैं उस तरह से उस कार्यक्रम को सुनते थे। उसकी लोकप्रियता से अरुण जी के मन में ये आया कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखना भी चाहिए और उनकी पहली पुस्तक आई हरिकथा अनंता 1983 में छपी। 82 से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, 83 में उनकी पुस्तक आई हरिकथा अनंता जो प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई और फिर इसके बाद तो लगभग प्रति वर्ष या हर दूसरे वर्ष उनकी कई सारी पुस्तकें, भरत पे उन्होंने भरत गुण गाथा लिखा, सीता जी पे जगजननी जानकी लिखी, हनुमान जी पे रोम रोम में राम, इस तरह उनकी कई पुस्तकें आने लगी। और इसके साथ साथ एक और बात हुई कि उनके कार्यक्रम इतने लोकप्रिय हुए कि कुछ युवा उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप कथा कीजिए, राम कथा। अरुण जी ने कहा मैं कथाकार थोड़ी हूँ, मुझसे कथा क्यों करवा रहे हो? बोले नहीं आप कीजिए। और जब अरुण जी ने मुझे आके ये बात बताई कि लोग कथा करने को कह रहे हैं, मैंने तो कभी की नहीं है, कैसे कथा होगी, मैंने कभी सुना भी नहीं है। उस ज़माने में तो आपको मालूम है आज की तरह तो ये नहीं था कि पॉडकास्ट सुन लीजिए आप या आप यूट्यूब पे चले जाइए कथा सुन लीजिए। और जैसे मैंने कहा उनकी रामायण में पहले कभी रुचि नहीं थी तो उन्होंने कभी सुना भी नहीं था संतों को बोलते हुए। तो हमने कहा कि उन लोगों ने कहा कि आप कथा करेंगे तो एक मंदिर हमें बनाना है, उसके लिए हमें फंड्स इकट्ठे करने हैं, जो मिलेगा आधा हम आपको देंगे फीस के रूप में और आधा हम अपने मंदिर के लिए रखेंगे। तो जब अरुण जी ने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा देखिए यदि आपको कथा करनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ बातें पहले कर लें और वो ये कि कथा का एक भी पैसा घर पे नहीं आना चाहिए। आप कीजिए कथा, लेकिन कथा से जो कुछ भी आए वो आप उनको सौंप के आइए, हमारे घर में एक भी पैसा नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं भी नौकरी करती हूँ और अरुण जी भी नौकरी करते तो थे। तीसरा स्रोत हो जाता? नहीं, हम क्या करेंगे पैसे का? मजे? हम बहुत सुखी थे, हमारे पास जितना था, हमारी कोई बहुत अधिक आवश्यकताएं नहीं हैं, हम बहुत हाई फाई जीवन नहीं जीते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। तो हमें लगा कि मतलब भगवान के नाम का पैसा घर में नहीं, हाँ कि हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। मैंने अरुण जी को बोला कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, इज इट ए प्रोफेशन? बोले नहीं पैशन। तो मैंने कहा जब पैशन है तो नो पैशन। अच्छा, पैशन प्रोफेशन बन जाए तो? हाँ बन सकता था, हमने नहीं बनाया, हमने उसको नहीं बनाया। अब आप उसको जो भी कहें, नहीं मैं कुछ नहीं लेकिन कहूंगा। नहीं हमारे लिए वो इतना आनंद का कारण था और अरुण जी को बहुत अच्छा लगा ये मेरी ये बात उनको बहुत पसंद आई। फिर आगे क्या हुआ? और उसके बाद तो फिर उनकी ऐसी कथाएं हुई कि मॉरिशस का चप्पा चप्पा, मतलब वो कभी घर ही पे नहीं होते थे, हर वीकेंड में उनकी कथा 7-7 दिन की कथा चलती थी, लेकिन वो बोलते थे 1 घंटा, मतलब एकदम समय पे। 7 से 8 वो लोग कुछ पूजा करते थे और 7:30 से 8 रामायण का पाठ, मंडलियाँ करती थी। अरुण जी 7:45 पहुँचते थे, 8 बजे से बोलना शुरू करते थे, 9 में 10 कम पे बिल्कुल जैसे घड़ी देख करके खत्म, 10 मिनट में आरती, 9 बजे कार्यक्रम खत्म। तो यहीं से क्या भूमिका बननी शुरू हुई रामायण? हाँ, तो ये जब इतनी ज़्यादा हुई कि मतलब फिर विदेशों में भी वो जाने लगे कथाएं करने, और उनकी लेखनी तो चल ही रही थी, विदेशों में भी उनकी कथाएं चलने लगी। और उसी से उनको इस बात का विचार आया। अखबार बंद हो गया था, चाचा राम गुलाम 82 में इलेक्शन हार गए, तो उनको बहुत ठेस लगी। उसके बाद उनकी मतलब जैसे एक तरह से आस्था डगमगा गई और धीरे धीरे वो अखबार बंद हो गया। और वो भी है कि बिना कोई इंटरव्यू दिए, बिना कहीं नौकरी मांगे, पेप्सी बहुत बड़ी पेप्सी कोला की वहाँ पे कंपनी है, उन लोगों ने अरुण जी को पब्लिक रिलेशन का डायरेक्टर बनाया। तो नौकरी करते थे पेप्सी में और काम करते थे
मतलब जो बाकी समय था वो रामायण का काम करते थे, कथाएं करना, रेडियो पे प्रोग्राम करना, पुस्तकें लिखना, मतलब यही ज़िंदगी का मकसद हो गया था। और उसी से उनके मन में ये विचार आया कि रामायण के मूल्यों के विधिवत प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था बनानी चाहिए। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, संस्था बना लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोले नहीं, मेरा मन है कि मॉरिशस की सरकार संसद में एक विधेयक पारित करे। मैंने कहा क्यों क्यों चाहते हैं आप ऐसा? तो बोले मुझे लगता है कि रामायण को वो सम्मान मिलना चाहिए कि हर मनुष्य के दिल में तो राम जी हैं, रामचरितमानस है, राम कथा है, रामायण है, लेकिन यदि सरकार भी उसको स्वीकृति देती है, मान्यता देती है, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत संतोष मिलेगा। शायद कहीं भगवान का इशारा हुआ है, तभी मेरे मन में ये भाव आया। चूँकि अरुण जी ये सब करते थे, इतनी कथाएं चलती थी, तो उनका वो बहुत लोकप्रिय भी थे। मतलब सभी नेता उनका बहुत आदर करते थे, प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक सब खड़े होकर के सैल्यूट करना, मतलब इतना आदर था उनका। और उसके बाद फिर ये 2001 में बिल पास हुआ और इस तरह रामायण सेंटर की स्थापना। भगवान श्री राम की जय जय, जय सीताराम। जय श्री तो काम हुआ, काम देर हुआ, से हुआ, देर से लेकिन हुआ। हाँ जी। तो अच्छा, हम अब काफ़ी समय वार्तालाप हमने मॉरिशस के आपके प्रवास पर किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा बातचीत को हम साहित्य की ओर जी लाएं। बिल्कुल। और आपने आपकी कई रचनाएं हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके बारे में कुछ हमें आप बताएं। और भगवान श्री राम के अलावा आपने वीरवर लक्ष्मण पर भी एक पुस्तक लिखी है, विशेष रूप से उसके बारे में बताएं कि आपने लक्ष्मण जी के चरित्र को क्यों चुना। पहले की मत अरुण जी तो ने 8 पुस्तकें लिखी और मैंने अपनी पीएचडी की, मतलब प्रेरणा तो अरुण जी से ही मिली, क्योंकि अब घर में हमारे रामायण और राम के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। हमारा पूरा जीवन समर्पित हो गया था। जब मुझे पीएचडी करनी थी तो मैं जब विषय सोचने लगी तो मुझे लगा कि मुझे रामायण पे ही पीएचडी करनी है। और चूँकि मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने दोनों में मास्टर्स कर रखा है, तो इसलिए मुझे लगा कि यदि मुझे रामायण पे पीएचडी करनी है तो मैं वाल्मीकि रामायण को तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वाल्मीकि रामायण मुझे बहुत प्रिय है। तो मैंने कहा वाल्मीकि रामायण को लूँगी तो रामचरितमानस छूट जाएगा, और 2 पीएचडी करना तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैंने दोनों को जोड़ा कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन और मॉरिशस के हिंदू समाज पर उनका प्रभाव। और मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, जो उस समय, क्या मैं तो बोलती हूँ हमेशा ही उनका नाम इस भारतीय संस्कृति की जब और साहित्य की बात आएगी तो उनका नाम तो हमेशा हम स्मरण करेंगे। तो मैंने उनके अंडर अपनी पीएचडी की, वो मेरे सुपरवाइज़र थे। और उससे फिर मेरे अंदर भी वो भाव जगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मेरी पहली पुस्तक तो वही आई जो मेरी पीएचडी की थीसिस थी। वो तो इतनी बल्कि थी कि यदि उसे पुस्तक रूप में छपवा देते तो कोई नहीं पढ़ता। तो उससे फिर मैंने राम कथा में नैतिक मूल्य इस नाम से एडिट करके काफ़ी छोटा करके उसको छपवाया। लेकिन इसके पहले चूँकि मैं हिंदी से भी जुड़ी थी, मैंने कहा हिंदी साहित्य भी मैं पढ़ा रही थी, मैं भारत से ये नहीं सोच के गई थी कभी कि मुझे अध्यापन मॉरिशस में जाके करना है। तो मैंने कभी बीएड का सोचा ही नहीं था, मैंने बीएड नहीं किया था। लेकिन चूँकि अब मैं आ गई थी अध्यापन के क्षेत्र में, तो वहाँ पीजीसी उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था। पीजीसी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, विच इज़ जस्ट लाइक बीएड इन इंडिया। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, मैं पहली थी जिसका चुनाव हुआ कि आपको इसमें आप कर सकती हैं। तो मैंने जब पीजीसी किया तो उसमें डिसर्टेशन लिखना होता है, एक तरह से शोध करना होता है। तो मैंने किया मॉरिशस की प्रथम मौलिक हिंदी कथा और उसकी पूरी यात्रा, यानी 1834 में जब हमारे पूर्वज मॉरिशस गए तो कब उन्होंने साहित्य रचना कब आरंभ की, उसमें भी पहली कहानी किसने लिखी, कब लिखी, कोई इतिहास नहीं था। तो मुझे 2 साल लगे इसमें। और मुझे बहुत संतोष है कि वो जो काम हुआ
वो उसके बाद वही नींव, एक तरह से उसने नींव का काम किया, और जो बाद में आने वाले लोग हैं उन्होंने उससे प्रेरणा ली होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मेरी पहली पुस्तक है, मॉरिशस की हिंदी कथा यात्रा, मैंने उसको ये नाम दिया। और उसके बाद मैं साहित्य से ये रामायण में आ गई, तो रामकथा में नैतिक मूल्य। एक मैं बताना चाहूँगी, एक पुस्तक है संस्कार रामायण। सुन के लगता है कि हमने कोई नई रामायण लिखी, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत मुझे लगता है शायद हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को अच्छा लगे कि मॉरिशस में एक प्रथा है कि शव को 24 घंटे से पहले नहीं जलाया जा सकता, उसको रखना होता है 24 घंटे। तो हमारे हिंदुओं में वहाँ ये परंपरा हुई कि 24 घंटे जब शव को रखना है और विशेष रूप से रात काटनी है, तो वो लोग रामायण का पाठ करते थे। और उसके बाद जो 12 दिन का होता है ना पौराणिक लोगों में कि 12 दिन तक वो जी 10वां और 13वां 10वां 12वां जी, जी, 13वां, जी। तो वो लोग वहाँ क्या करते हैं कि उन 12-13 दिनों में या तो गरुण पुराण का तो पाठ, यहाँ भी होता है, अच्छा, यही यही के हाँ लोग यहीं तो से, गए थे। हाँ उत्तर सब प्रदेश गए और तो यहीं बिहार ही से, थे। हाँ। तो ये परंपरा कि या तो गरुण पुराण 1 घंटा शाम को परिवार के सब लोग आएं, जी। बैठें और एक तरह से आपके दुख में सम्मिलित हों, आपका दुख थोड़ा सा बांटें। तो 1 घंटे के लिए वो कार्यक्रम होता है, उसमें या तो रामायण का पाठ होता है जी। या गरुण पुराण। तो पता नहीं कैसे मेरे पति को बुलाने लगे, फिर मुझे बुलाने लगे। तो एक दिन मैं भारत आई, हम दोनों भारत आए हुए थे, मैं दिल्ली में थी। पता नहीं कैसे रात में सोते सोते मेरे मन में विचार आया कि क्यों हम रामायण को केवल मृत्यु से जोड़ते हैं। रामायण तो हमारे जीवन के पल पल से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो जब मृत्यु होती है तो लोग हमसे आके पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हम कौन सा प्रसंग पढ़ें, क्योंकि 1 घंटे में आप पूरी रामायण तो पढ़ नहीं सकते, कौन सा दोहा पढ़ें, कौन सी चौपाई पढ़ें, तो हम उनको बताते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जीवन को रामायण से जोड़ें। तो मैंने सोचा जीवन को 7 भागों में बांट दो। पहला जन्म, दूसरा जब बच्चा विद्यारंभ कर रहा है, हमारे यहाँ तो उपनयन संस्कार इतना प्रसिद्ध संस्कार है, तो जब विद्या आरंभ हो रहा है उससे, और विवाह, उसके बाद आप घर बनाते हैं, मॉरिशस में बहुत है, विवाह के पहले ही लोग घर बना लेते हैं। तो जमीन सस्ती है, ज़मीन नहीं सस्ती है, लेकिन लोग वहाँ ये मानना, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है। हाँ मतलब लोगों को अब ये यहाँ भी है, बनाने लगे बस। अब यहाँ भी हो गया, लेकिन वहाँ तो मैं जब गई तभी मुझे हैरानी थी। शादी तब करेंगे 6-6 साल वो लोग उसमें रहेंगे, मतलब संबंध है, तो माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, मतलब शादी के बाद नहीं रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, नहीं, शादी हुई और अलग घर। ये तो कोई बहुत अच्छी बात। अब अच्छी बुरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो है वो बात चलिए कर, कोई बात हाँ। तो हमने कहा कि जब आप घर बनाते हैं तो उस समय आप सत्संग कीजिए, उस समय मतलब एक वो, जी। और एक आपको कोई जीवन में पदोन्नति मिलती है या आपके जीवन में कोई शुभ अवसर आता है, आपके जीवन में कोई आपदा आती है और मृत्यु, तो इस तरह 7 खंडों में बांट के रामचरितमानस के उन अवसरों पर कौन सा पाठ करना चाहिए, किन दोहों चौपाइयों को, उसका जस्टिफिकेशन देते हुए मैंने जब सवेरे उठी मैंने अरुण जी को बताया, मेरे मन में ये बात आ रही, बोले करो। तो फिर ये किताब भी हमने यहीं से छपवाई और ये किताब इतनी पॉपुलर हुई है मॉरिशस में, घर घर में पहुंच गई है और लोगों ने कहा कि इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करो, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं तो विदेशों में भी जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ भी ये पुस्तक कहीं कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश में ये पहुंची है और अब फ्रेंच की डिमांड हो रही है कि इसको फ्रेंच में कीजिए। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती विनोद बाला अरुण जी से, जो मॉरिशस से हमारी मेहमान बनी हैं, लखनऊ आई हैं। और मैं आज इसलिए कम बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग विनोद बाला अरुण जी को ही सुने, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ऐसी विदुषी महिलाएं आत्मा की आवाज़ में रोज़ रोज़ आएँ, ऐसा होता नहीं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। तो अब जबकि हम अपने लगभग अंतिम चरण में अपने इंटरव्यू के पहुंच गए हैं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मॉरिशस और भारत दोनों में बराबर रूप से सक्रिय हैं। भारत का जो साहित्याकाश है उसमें भी आप की कुलांचें हैं, मॉरिशस में तो हैं ही, बल्कि मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आप जानी जाती हैं। तो भारत में जो स्थिति है साहित्य की,
ऐसा लोग कहते हैं कि धीरे धीरे अब किताबें खरीदने का बाजार नीचे जा रहा है। अब ये इंटरनेट का युग है, लोग नेट पर ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि लोग पुस्तकों से दूर हटते जा रहे हैं। और अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि रामचरितमानस की बात ले लेते हैं, हनुमान चालीसा की बात ले लीजिए, गीता की बात ले लीजिए, जिससे मैं ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो आजकल आपके मोबाइल पे है, मेरे मोबाइल पे है, रामचरितमानस है, गीता है। तो कभी कभी लगता है हम कहाँ रामायण ढो के लेके जाएंगे। ढो के मतलब कभी लगता है ना कि आप, अच्छा एक बात बताइए, जैसे तो एक शुद्धि अशुद्धि का विचार होता है, मतलब हाँ, मेरे मन में आता है। हाँ, तो आप मेरी बड़ी बहन सरीखी हैं, आप बताइए। विदुषी महिला हैं, आपसे पूछ लेता हूँ, मोबाइल हम कभी भी किसी भी सूरत में देख लेते हैं, कहीं भी, हाथ जूठा है, हाथ अनूठा है, आप वॉशरूम में हैं, आप भोजन कर रहे हैं, पूजा घर में हैं, तो आप उसी से निकाल के रामचरितमानस पढ़ने लगे। भाई हाँ, रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है जो पूजा घर में रखा जाता है। तो वही, मोबाइल तो ऐसा नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जी। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज। हमने ये सोच लिया है कि अब मान लीजिए मैं कहीं गई हूँ, वहाँ पाठ हो रहा है, मैं रामचरितमानस नहीं लेकर के गई हूँ, मेरे मोबाइल में है, तो मोबाइल से देख लेते हैं। वो बात दूसरी है कि हम जाके, यदि हमको ये है कि रामचरितमानस मैं पढ़ने जा रही हूँ, उसको छूऊंगी, तो मैं जाके हाथ धो लूँगी। लेकिन कितने लोगों के मन में है ये तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन जो और पुस्तकें हैं उनके बारे में भी यही है। आज आप देखिए, आपको सारी पुस्तकें, अधिकतर पुस्तकें आपको, किंडल आया था बीच में, किंडल आ गया था। हाँ, वो आ गया। तो इसलिए पुस्तकों की बिक्री में तो गिरावट आई है, और पुस्तक पढ़ने की आदत धीरे धीरे लोगों की छूट रही है, अच्छा, कमी आ रही है। हमें आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो आपके भारत के इस बार के प्रवास के लिए हम बातचीत को यहीं विराम देते हैं, और हम प्रतीक्षा करेंगे कि आप जल्दी मॉरिशस से आएं, या दूसरा काम भी हो सकता है, आत्मा की आवाज़ की पूरी टीम को मॉरिशस बुलाएं और वहाँ आकर हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। बहुत अच्छा। हम अगले वर्ष अपने 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं रामायण सेंटर की स्थापना के, और बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। हमारी एक योजना ये है कि हम अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन करें। तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी पूरी टीम को लेकर के आइए, उसे कवर भी कीजिए, और भी इंटरव्यूज़ कीजिए, ना केवल मेरे बल्कि हमारी टीम से जुड़े लोगों के, और जो मॉरिशस में धर्म, संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी इंटरव्यूज़ कीजिए, ताकि हमारे भारत के लोगों को, या आपका जो पॉडकास्ट है वो तो अन्य देशों के लोग भी देखते होंगे, तो वहाँ तक भी ये बात पहुँचे। तो अभी जी प्लीज, अभी से मैं सबको आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, आपकी और अरुण जी की जो जीवन गाथा है वो सुनकर मुझे मेरा प्रिय शेर याद आ गया कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। विनोद बालारू जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत धन्यवाद देते हैं अपने हृदय के अतल गहराइयों से, या आपने अपने बिजी शेड्यूल से आत्मा की आवाज़ के लिए वक्त निकाला और हमसे इतनी सार्थक बातचीत की। आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आप भी इतने व्यस्त हैं, फिर भी आपने मुझे बुलाया, और हमारे व्यक्तिगत जीवन के इतने सारे पृष्ठों को आपने पलटने के लिए प्रेरित किया, और मैं अपने अतीत में झांकने लगी। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने घरों में बैठकर आत्मा की आवाज़ के एपिसोड्स को देखने के लिए, उसके सराहने के लिए, उसे सराहने के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से प्रणाम, नमस्कार। Please like, comment and subscribe.